नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है? बैंक। और बैंक की कौन सी वीडियो है ये? बैंक की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में हमने इंट्रो पढ़ा था, सेकंड के अंदर हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में मतलब व्यापारिक बैंक के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। और नंबरों के हिसाब से हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना और जो चीज आपको समझ में नहीं आए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो देखो जरा, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन बेसिकली जो टॉपिक आज का हमारा है वो क्या है? साख का सृजन। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक, लाइक जैसे मैंने बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया था पीएनबी बैंक, ये सारे के सारे बैंक साख मतलब उधार कहां से देते हैं? क्या ये सारे के सारे हवा में साख का निर्माण करते हैं? इनके पास उधार कहां से आता है? जबकि हम पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट करा के आते हैं तो वो पैसा हमारे को वापसी भी मिल जाता है, उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर भी जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो फिर भी उधार का निर्माण करते हैं। वो कैसे होता है, कहां से होता है? आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और ये शायद ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी आपको इस टॉपिक को अच्छे से आज ही क्लियर करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम ना खराब करते हुए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ एक बातों को एजम्पशन करना होगा, कुछ एक बातों को पहले से मान लेना होगा, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है मान्यताएं। क्या लिखी है? मान्यताएं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इन 3 मान्यताओं का, जो 3 मान्यताएं हैं, इनको खास करके ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल से इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअल में साख का सृजन होता कैसे है। तो पहले हम मान्यताएं देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करने से पहले या इस प्रोसीजर को समझने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और किन किन बातों को पहले से मान लेंगे। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है, क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है। इसका मतलब हमारे पास दूसरा कोई भी बैंक नहीं है। ये हमने क्या किया है? पहले से ही मान लिया है कि हमारे पास पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है। ठीक, वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। सेकंड है, एक व्यक्ति को दिया गया ऋण। इसका मतलब बैंक ने जब किसी को उधार दिया तो क्या कर रहा है? तो ऋण पुनः बैंक में जमा करा दिया जाता है। इसका मतलब, क्योंकि हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था, जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि बैंक कभी भी कैश के तौर पर पैसा नहीं देता। वो कैसे देता है? वो उसका अकाउंट खोलता है और अकाउंट में उसके पैसे को डाल देता है। तो वही बात यानी कि है, एक व्यक्ति को दिया गया ऋण, एक व्यक्ति को दिया गया उधार, पुनः मतलब दोबारा से बैंक में जमा करा दिया जाता है। ये चीजें हमने पहले से एजम्पशन की है, मान रखी है। तीसरी पॉइंट हमने माना है, एक न्यूमेरिकल के लिए हमने मान लिया कि वैधिक कोष अनुपात 20% है। वैधिक कोष अनुपात कितने परसेंट है? 20% है। अब देखो, फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा कह रहा है कि सर ये तो बता दो वैधिक कोष अनुपात क्या होता है, किसे बोलते हैं वैधिक कोष अनुपात? ठीक है, तो इस पे हम अभी जस्ट 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा क्या होता है। बस हमने इसको भी याद रख लेना है कि मान्यताओं में हमारी थर्ड मान्यता क्या है कि वैधिक कोष अनुपात 20% है और बैंक में जो नगद कोष है वो कितना है? 1000 है। ये हमने पहले से मान लिया है और इन्हीं को मान के हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोबारा से, अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है और एक बैंक द्वारा दिया गया उधार क्या किया जाता है? पुनः बैंक में जमा करा दिया जाता है। और थर्ड हमने मान लिया कि जो हमारा वैधिक कोष अनुपात है ये 20% है। ठीक है, और इसके अंदर इस वाले फॉर्मूले के बिहाफ पे हम अपने क्रेडिट क्रिएशन को समझने जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 3 चीज दिखाई दे रही होगी। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है RBI। क्या लिखा है? RBI। तो क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और बीच में हमने बना लिया यहाँ पे क्या? व्यापारिक बैंक। क्या बना लिया? व्यापारिक बैंक। और यहाँ देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको? जनता। जनता का मतलब
हम लोग। अब एक बात देखते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये प्रोसीजर आगे भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जिस तरह से इनके बीच में रिलेशन होता है, इनके बीच में, हमारे बीच में और व्यापारिक बैंक के बीच में जो भी रिलेशन होता है, सेम वही रिलेशन किसके बीच में होता है, व्यापारिक बैंक और आरबीआई के बीच में होता है। हम लोग अपना पैसा कहां जमा करा के आते हैं, व्यापारिक बैंक में, और व्यापारिक बैंक अपना पैसा कहां जमा करा के आता है, आरबीआई में। हमें उधार की जरूरत होती है, हम कहां से लेते हैं, व्यापारिक बैंक से। अगर व्यापारिक बैंक को उधार की जरूरत हो तो वो कहां से लेगा, आरबीआई से। अब हम अपना पैसा जमा करा के इसके पास आते हैं तो ये हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। अगर ये अपना पैसा यहां जमा करा के आएगा तो ये इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो सिंपल सा जो प्रोसीजर हमारे और बैंक के बीच में होता है वही प्रोसीजर व्यापारिक बैंक के और आरबीआई के बीच में होता है। मे भी मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सर ने बताया है कि जो जनता का और व्यापारिक बैंक का रिलेशन होता है, सेम रिलेशन व्यापारिक बैंक का और आरबीआई का होता है। क्लियर हो गया। अब एक बात सोचो कि हम व्यापारिक बैंक के पास पैसा जमा करा के क्यों आते हैं, क्यों आते हैं व्यापारिक बैंक के पास जमा करा के। तो देखो बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है सर वो हमें इंटरेस्ट देता है इसलिए हम वहां जमा करा के आते हैं, ठीक है। उसने बोला कि सर वो इंटरेस्ट देता है, अच्छा मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा तो क्या आप मेरे पास जमा करा लोगे। देखो वो बच्चा मना कर रहा है, कह रहा है नहीं सर, अगर आपके पास हम पैसे जमा कराएंगे और आप भाग गए तो। देखो उसका क्वेश्चन भी सही है, लेकिन अगर बैंक भाग गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में क्या होता है, इसकी गारंटी कौन करता है, आरबीआई लेता है कि अगर बैंक आपका पैसा नहीं देता तो आपको पैसा कौन देगा, आरबीआई देगा। इसीलिए हम लोग कहां पैसा जमा करा के आते हैं, व्यापारिक बैंक में जमा करा के आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से जनता पैसा व्यापारिक बैंक के पास जमा कराती है, उसी तरह से व्यापारिक बैंक अपना पैसा कहां जमा करा के आता है, आरबीआई के पास जमा करा के आता है। अब हम जल्दी से फटाफट से अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण कैसे करते हैं, साख का सृजन कैसे करते हैं, व्यापारिक बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं, वो मतलब कैसे साख देते हैं। तो देखो जरा जल्दी से फटाफट से समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो जैसे एक जनता थी, ये क्या थी, जनता थी। इसने क्या किया, इसने बैंक में जाके कितने जमा कराए, 1000 रुपए जमा कराए। कितने जमा कराए, 1000 रुपए। सर इसने क्या किया, बैंक में जाके 1000 रुपए जमा कराए। अब जब इसने बैंक में जाके 1000 रुपए जमा कराए तो इसको कुछ तो बोलते होंगे ना कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो इस अमाउंट को बोलते हैं सीडीआर। सीडीआर का मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, मतलब इसने व्यापारिक बैंक में 1000 रुपए जमा कराए। कितने कराए, 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए की एंट्री यहाँ पे आ गई। क्लियर हो गया। हाँ अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CDR, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नगद जमा अनुपात। और ये कौन सा पैसा होता है, तो सर ये वो पैसा होता है जो जनता कहां जमा करा के आती है, व्यापारिक बैंक में। देखो व्यापारिक बैंक में जमा हो गया, जनता का पैसा यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है कि जैसे जनता का पैसा यहाँ पे आया तो आरबीआई के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसको होते हैं, व्यापारिक बैंक को। क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई जितना भी आपके पास कैश आएगा, दोबारा से बता रहा हूं, क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जितना भी आपके पास कैश आएगा, किसके पास आएगा, व्यापारिक बैंक के पास आएगा। कौन जमा करा के जाएगा, तो जनता जमा करा के जाएगी। तो वो जो पैसा कैश का आएगा, इस 1000 रुपए में से, इस 1000 रुपए में से कुछ पैसे व्यापारिक बैंक को अलग करने होते हैं। कितने, कुछ पैसे। अब वो कुछ कितने जमा करने होंगे, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आरबीआई। इसका मतलब आरबीआई डिसाइड करता है कि इस अमाउंट में से कितना पैसा वो अलग करके रख देगा। अभी वो पैसा किसी के पास नहीं गया है, वो पैसा किसके पास है, व्यापारिक बैंक के पास ही है। क्लियर। तो जो पैसा उसने यहाँ पे निकाल दिया, हमने सपोज करा
कि इसने कितना निकाल दिया, 200 रुपए निकाल दिए। और ये 200 रुपए निकाले तो ये किसने डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला है कि आपके पास जितना भी पैसा आएगा आप उसका 20%, कितना 20%। देखो यहाँ पे हमने मान लिया था ना पहले ही कि वैधिक कोष अनुपात कितना है, 20% है। तो हमने ये क्यों माना था, क्योंकि आरबीआई ने बोला। किसको बोला, व्यापारिक बैंक को बोला। क्यों बोला, क्योंकि इसका ये गारंटी करता है। अगर ये इसकी गारंटी नहीं लेगा तो ये यहाँ पे 1000 रुपए जमा करवा के नहीं आएगा। क्लियर। तो ये इसका गारंटी करता है, इसलिए इसने इसको बोला कि 20% निकाल दो। सिर्फ निकाला है, किसी को दिया नहीं है। तो ये जो अमाउंट निकाला है, इस अमाउंट को क्या कहते हैं, इस अमाउंट को बोलते हैं हम LRR। क्या बोलते हैं, LRR। क्या बोलते हैं, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LRR। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वैधिक आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं, वैधिक आरक्षित अनुपात। ये क्यों निकाला गया, क्योंकि ये इसका गारंटी करता है और इसके कहने पे इसने इस पैसे को निकाल के रख दिया। अब इसके पास कितना बच गया, इसके पास बच गया 800 रुपए। कितना बच गया, 800 रुपए। अब देखो ये 200 रुपए निकाल दिए ना, 200 रुपए निकाल दिए। क्लियर। चलो ठीक है, इस 200 रुपए को निकाले, क्या बोलते थे हम इसको, LRR। क्या बोलते थे, LRR। अब इसके पास बच गए 800 रुपए। किसके पास बच गए 800 रुपए, व्यापारिक बैंक के पास। अब व्यापारिक बैंक इस 800 रुपए का क्या करेगा, व्यापारिक बैंक इस 800 रुपए से किसी को भी उधार दे सकता है। व्यापारिक बैंक किसी को भी उधार दे सकता है। क्लियर। हमने पहले ही बताया था। और सिंपल सी बात है कि व्यापारिक बैंक अपने पास तो नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि भाई वापसी पैसा इसको भी देना है और इसको इंटरेस्ट भी देना है। तो वो क्या करेगा, इस पैसे को कहीं ना कहीं किसी को उधार दे देगा, उधार दे देगा या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देगा, ताकि वहां से उसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। फिर हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था, जो आपने पार्ट 2 की वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि बैंक अभी भी कैश नहीं देता। तो बैंक क्या करता है, बैंक किसी का अकाउंट खोलता है। तो बैंक ने जब अकाउंट खोला तो ये 800 रुपए कहां दिखाए, उसने 800 रुपए दिखाए CDR में। उसने बताया कि 800 रुपए का क्या आ गया मेरे पास, कैश आ गया। तो ये 800 रुपए हो गए। फिर जैसे ही यहाँ पे 800 आएंगे ना, तो जैसे ही यहाँ पे 800 आए, 800 आते ही फिर आरबीआई बोलेगा, क्या बोलेगा, भाई मेरे को मेरा 20% दो। कितना दो, 20% दो। तो फिर 800 का 20% क्या होगा, वो 800 का 20% निकालेगा। एक बार निकाल के देखो जल्दी से, 800 का 20% कितना होता है, बताओ। कोई बच्चा कह रहा है, देखो 160 सर, कितना होता है, 160 हो गया ना, 160। तो 800 का 160 आरबीआई के कहने पर किसने निकाल दिया, किसने निकाल दिया, व्यापारिक बैंक ने निकाल दिया। क्लियर। 160 निकल गया, बचा कितना, 640। कितना बचा, 640। अब ये 640 दोबारा से यहाँ आ जाएगा, 640 यहाँ आ गया। अब 640 यहाँ आने के बाद फिर से 20% निकालेगा। कितना हो गया, 128। बच कितना गया, 512। निकाल के देख लेना, ये 640 का 20% निकाला तो कितना हो गया, 128, और बचा कितना, 512। अब देखो सर वो क्या कह रहा है, वो बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ कि अगर इसमें और पैसा आ गया तो, जिस तरह से ये गया था बैंक में जमा कराने से, इस तरह से अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी बैंक में जाके जमा करा दे तो अच्छा मान लो कि इस बीच में अगर ये पैसे जमा करा के आता तो वो भी यहीं पे काउंट होते। सपोज करो कि ये 1000 रुपए जमा करा के आता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता 1800। कितना हो जाता, 1800। तब वो 1800 का 20% निकालता और बाकी का अमाउंट यहाँ पे आता। क्लियर हुआ। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर इन केस के बीच में अगर ये व्यक्ति 1000 रुपए जाके बैंक में जमा करा देता तो ये एंट्री यहाँ पे आके 1800 हो जाती और उसके बाद इसका 20% निकालता और फिर ये अमाउंट बनता। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं कि भाई ये वाली एंट्री नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है।
अब क्या होगा, अब ऐसे ही 512 दोबारा से यहाँ आ जाएगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अब क्या हम सारा निकालेंगे? नहीं, हम सारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हमें 3 से 4 एंट्रियां ही केवल निकालनी है। क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ये 1000 रुपए जमा करा के आया, जैसे इसने यहाँ 1000 रुपए जमा कराए, 1000 रुपए जमा कराते ही आरबीआई ने बोला 20% निकाल दो, 1000 रुपए का 20% निकाल दिया, बाकी बच गया 800 रुपए। तो इसने क्या किया, किसने? व्यापारिक बैंक ने। व्यापारिक बैंक ने क्या किया, 800 रुपए ऋण दे दिया। अब 800 रुपए ऋण दे दिया तो वो कैश तो देगा नहीं, वो किसी का अकाउंट खोलेगा। तो जब उसने अकाउंट खोला तो ये यहाँ पे आ गया अमाउंट, ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन अब देखो क्या कह रहा है, फिर से बच्चा कह रहा है कि सर आपने ये 800 रुपए यहाँ पे ले तो आए, लेकिन अगर 800 रुपए इस बंदे ने निकाल लिए तो, जिसको उधार दिया था उसने सारे निकाल लिए तो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे निकाल ले। तो इसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि बैंक कभी भी बिना जमानत के कुछ भी नहीं देता। तो जब वो उसको 800 रुपए उधार दे रहा होगा तो उस दौरान उसने कोई ना कोई तो जमानत ली होगी ना, या नहीं ली होगी? ली होगी। तो इसका मतलब जमानत ले ली और 800 रुपए दे दिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई व्यक्ति यहाँ पे आके पैसा जमा करा के जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो प्रोसीजर यही है, बस खाली एंट्रियों को समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। क्या प्रोसीजर चल रहा था? प्रोसीजर ये चल रहा था कि इसने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए, तो सर ये हो गया CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो। कैश आया, किसके पास आया? बैंक के पास। अब उसने उसका 20%, किसका 20%? जो डिपॉजिट हुआ था CDR का 20% LRR के तौर पर 200% 200 रुपए निकाल लिया। अभी ध्यान रखना, अभी इस अमाउंट पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये 200 कहां जाएगा। अभी तो ये 800 रुपए का उधार चला गया, ये आ गया 800 रुपए यहाँ, फिर ये 800 रुपए यहाँ पे आ गया जब किसी को उधार दिया, फिर 800 रुपए का 20% 160 रुपए क्या किया, निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? आरबीआई के कहने पे निकाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 640 आ गया, 640 दोबारा से यहाँ आ गया। अब 640 यहाँ आ गया तो 640 का 20% निकाला 128, कितना बचा? 512, 512। अब हम क्या करेंगे, सारा का सारा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे इसका टोटल निकालना है। अब इसका टोटल कैसे निकलेगा? तो इसका टोटल निकालने के लिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा है, जो हमने पहले से ही ऑलरेडी किसमें लिख लिया है, हमने अपनी मान्यताओं में लिख लिया है। हम इन 2 फॉर्मूले को लगाएंगे और इन 2 फॉर्मूले को लगा के अपने आंसर को निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जल्दी से, क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा साख गुणांक। क्या निकालना पड़ेगा? साख गुणांक। अब ये साख गुणांक क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साख गुणांक का फॉर्मूला होता है 1 में LRR। अब देखो 1 में LRR, 1 में LRR की वैल्यू कितनी थी? तो सर 20% थी। क्यों थी? क्योंकि आरबीआई ने कहा था 20% निकालने के लिए। 20% हो गया, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/20, ये ऊपर चला जाएगा तो 100/20, यहाँ कितना आ गया? 5। इसका मतलब गुणांक की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर गुणांक की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई? 5। अब हमें साख निकालना है, उधार निकालना है। तो साख निकालने का फॉर्मूला होता है नगद जमा इनटू साख गुणांक, ठीक है। तो नगद जमा कितनी है हमारी? नगद जमा है हमारी 1000 रुपए। कहां से आई नगद जमा 1000 रुपए? ये हमने मान्यताओं में मान लिया था। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में दे दे कि आपको ये मान के रखना है, बाकी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नगद जमा कितना था? 1000 रुपए, ये रहा। और साख का गुणांक कितना आ गया? तो सर 5 आ गया था पहले। अब कितना हो गया? ये हो गया 5000। कितना हो गया? 5000। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5000। अब 5000 का 20% निकाल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4000। क्लियर हुआ? ठीक है सर, क्लियर हो गया। क्लियर? एक बार फिर से दोहराते हैं कैसे निकालेंगे टोटल। टोटल निकालने के लिए पहले हमें साख का गुणांक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? साख का
गुणांक निकालना पड़ेगा। और 7 का गुणांक कैसे निकालेंगे? 7 का गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/LRR, और ये LRR कितना था? 20% था। कहां से पता लगा? मान्यताओं में हमने मान रखा है पहले से ही। क्लियर? तो 20% निकाला, 5 आ गया। फिर 7 निकालने के लिए, मतलब उधार निकालने के लिए नगद जमा इंटू में 7 का गुणांक, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 5000। इसका मतलब बैंक कितने तक का निर्माण कर रहा है? 5000 तक का निर्माण कर रहा है। इसको बोलते हैं हम क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर? चलो फिर आगे जो पॉइंट्स थे एक बार उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चंस देख लेंगे। कौन से क्वेश्चंस देख लेंगे? जो ये क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। ठीक, देखते हैं। चलो, क्या था? हमने बताया था कि यहाँ पे व्यापारिक बैंक था। हाँ सर, यहाँ पे व्यापारिक बैंक था। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारा आरबीआई था। कौन था यहाँ पे? आरबीआई था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारी जनता थी। कौन था यहाँ पे? जनता थी। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। देखो आगे, अब क्या हुआ? इसने यहाँ पे कितने जमा कराए थे? 1000 रुपए जमा कराए थे सर। अब क्या हुआ था? 1000 रुपए का 20% 200 रुपए निकाल लिया था। किसके कहने पे निकाला था? आरबीआई के कहने पे निकाला था। क्या बोलते हैं इसको? तो सर इसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि व्यापारिक बैंक को निकालना पड़ता है। और सर कितना बचा था? 800 बचा था। 800 का क्या किया? उधार दे दिया। तो सर ये 200 का क्या किया? अब इस 200 को समझते हैं। अब क्या होगा? इस 200 को हम बांटेंगे 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में बांटेंगे? एक बांटेंगे CRR के भाग में, एक बांटेंगे SLR के भाग में, एक बटेगा VCR के भाग में। CRR, SLR और VCR। क्लियर? यहां देखो, अब यहां पे लिखा हुआ है CRR, SLR, VCR। अब CRR क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, ये वो अनुपात होता है, मतलब ये जो 200 रुपए निकाले ना, ये निकाल के बैंक ने अलग रख दिए, दिए नहीं थे अभी किसी को नहीं, ध्यान से समझना। अब क्या करेगा? इस 200 में से कुछ परसेंट, इस 200 में से कुछ परसेंट वो कहां ले जाएगा? वो CRR वाला जो पैसा होगा वो कहां जमा हो जाएगा? आरबीआई के पास। कहां जमा हो जाएगा? आरबीआई के पास। और ये परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा कि CRR को कितना परसेंट रखना है? ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। ये पैसा कहां चला गया? इसके पास चला गया सर। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अब SLR, SLR का मतलब होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको बोलते हैं हम वैधानिक तरलता अनुपात। देखो यहां लिखा है वैधानिक तरलता अनुपात। और अब ये क्या होता है? तो ये पैसा ना बैंक जो होगा अपने पास रख लेता है। वो अपने पास क्यों रख लेता है? क्या रीजन है इसका? और इसमें क्या क्या आता है? क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है सोना। क्या क्या आता है? सोना, कैश और अनुमोदित प्रतिभूतियां। बाकी इस पे डिस्कस हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। क्लियर? तो SLR हो गया। अब VCR, इसको बोलते हैं वॉलेट कैश रेशियो। ये होता है नगद, तिजोरी नगद अनुपात। तिजोरी नगद अनुपात। ठीक है, चलो ठीक है भाई, हो गया। अब 200 रुपए का कुछ परसेंट CRR के तौर पर कहां जमा हो जाएगा? आरबीआई में जमा हो जाएगा। ठीक है। SLR कहां चला जाएगा? बैंक अपने पास तरल के रूप में रखेगा, कैश के रूप में रखेगा। क्लियर? और ये VCR कहां चला जाएगा? तिजोरी में चला जाएगा। किस में जाएगा? तिजोरी में जाएगा। ध्यान से, ये जो 200 रुपए थे, इस 200 रुपए में से ही CRR निकलेगा, SLR निकलेगा और VCR निकलेगा, और ये 800 रुपए का उधार चला जाएगा। इन सब के परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सर आरबीआई डिसाइड करेगा। क्लियर हुआ? और एक चीज मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 12th क्लास के अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉमन सा ध्यान रखना है कि वो चाहे CRR बोले, दोबारा से, चाहे वो CRR बोले या LRR बोले, आपके लिए आपको दोनों को एक ही मान के चलना है।
आपको एक ही मान के चलना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया इतना सारा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वो CRR और LRR दोनों को आप एक ही चीज मान के चलोगे। आपकी बुक में मेंशन है, ढूंढ लेना, आपको मिलेगा। आपके लिए दोनों एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है, बट आपको इस प्रोसीजर को समझना था तो आपने समझ लिया। ये वाला सारा प्रोसीजर समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये देखते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलो देखो, बैंक का क्वेश्चन की चैप्टर से, क्रेडिट के रिलेशन से ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। क्या है, देखो क्या लिखा है, व्यापारिक बैंक के मुद्रा निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या करो। सिर्फ उसने आपसे क्या पूछा है, मुद्रा निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या करो, आपसे वो ये चाहता है। तो आपको आंसर कहां से स्टार्ट करना है, देखो यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले थोड़ा सा लिखना है, क्या लिखोगे, व्यापारिक बैंक मांग जमा के रूप में। मांग जमा का मतलब मैंने पीछे बताया था कि आप कभी भी बैंक से पैसे को मांग सकते हो। मांग जमा के रूप में साख सृजन, साख उत्पन्न, उधार उत्पन्न करते हैं, जबकि बैंकों की मांग जमा, जो बैंकों की मांग जमा है, मतलब जो आप बैंकों से मांगते हो, वो उनकी नगद कोषों से कई गुना अधिक होती है। क्या लिखा है, नगद कोषों से कई गुना अधिक होती है। देख रहे हो नगद कोष कितना था, 1000, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 5000। ये कितने गुना अधिक होती है, ये भी क्वेश्चन होता है कि कितने गुना अधिक होगी। तो ये उतने ही गुना अधिक होगी जितने गुना साख का गुणांक आता है। हमारे साख का गुणांक कितना आया था, 5 आया था ना, तो 5 गुना हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे देखो क्या कह रहा है, ये कोषों से कई गुना अधिक होती है। व्यापारिक बैंक अपने निक्षेपों के आधार पे, अब ये निक्षेप क्या होता है, निक्षेप का मतलब होता है मूल्य, मतलब जो भी अमाउंट उसके पास है। व्यापारिक बैंक अपने निक्षेपों के आधार पर कई गुना अधिक ऋण प्रदान करके साख का निर्माण करते हैं। पहले आपको कुछ की लाइनें मेंशन करनी होगी, फिर आप इसकी मान्यताएं लिखोगे। मान्यताएं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। मान्यताओं में क्या है, अर्थव्यवस्था में केवल एक ही बैंक है, राइट सर। एक व्यक्ति को दिया गया ऋण पुनः बैंक में जमा करा दिया जाता है। जब इसको ऋण दिया था तो ये ऋण कहां जमा हो गया था, बैंक में जमा हो गया था। ये हमने पहले से मान लिया है, ये हम पहले से मान के चल रहे हैं, ये हमारी एजम्पशन है। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति को दिया गया ऋण पुनः बैंक में जमा करा दिया जाता है। और वैधिक कोष अनुपात, ये तीसरी मान्यता है हमारी, वैधिक कोष अनुपात नगद आरक्षित अनुपात। देखो ऑब्लिक में लिखा है ना, LRR और CRR, क्योंकि मैंने बताया 12th के अंदर आपको दोनों को एक ही मान के चलना है। और हमने ये मान लिया है कि ये कितना परसेंट है, तो सर ये 20% है। 20%, तो बैंक क्या करेगा, 1000 रुपए नगद कोष के आधार पर कितने रुपए का निर्माण कर लेता है, 5000 रुपए मूल्य का निर्माण प्रदान करता है। मतलब 5000 रुपए तक का ऋण वो दे सकता है। और कैसे दे सकता है, तो उसके लिए ये और ये फॉर्मूला है। क्लियर? मतलब इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है। और ये क्या एक्सप्लेनेशन है, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने वहां की है। देखो जरा क्या होता है, बैंक प्राथमिक जमा, मतलब बैंक में पहले कितना पैसा आया था, तो सर 1000 रुपए आया था। क्लियर? बैंक प्राथमिक जमा कितनी है, 1000 रुपए है। क्लियर हो गया सर। बैंक इस जमा से 200 रुपए कितने निकाले थे, 200 रुपए निकाले थे। 200 रुपए वैधिक कोष अनुपात के रूप में, वैधिक कोष अनुपात का मतलब, वैधिक कोष अनुपात का मतलब LRR। वो यहाँ पे आपसे ये भी बोल सकता है नगद आरक्षित अनुपात। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को एक ही चीज लेके चलनी है। वैधिक कोष अनुपात के रूप में रखकर 800 रुपए का ऋण निर्माण करेगा। कितने का करा था, 800 रुपए का करा था। दूसरे चरण में क्या हुआ, 800 रुपए दोबारा बैंक में आ गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा, देखो दूसरे चरण में 800 रुपए पुनः बैंक में जमा होंगे। आ गए दोबारा से बैंक में। अब ये 800 आ गए तो क्या करेंगे, 800 का 20%। देखो जरा, बैंक जमा का 20% अर्थात 160 रुपए क्या करेगा, 160 रुपए LRR रखकर 640 का ऋण दे देगा। किया ना, 800 आए, 20% 160 रुपए निकालकर 640 का ऋण दे दिया और 640 दोबारा से बैंक में आ गए। देखो
आगे क्या है, 640 पुनः बैंक में जमा होंगे और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, 4 मार्क्स का है, सारे स्टेप बनाने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, LLR रखकर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और अंत में बैंक मुद्रा निर्माण के आधार पर वही प्रोसीजर जो मैंने वहां समझाया था, साख गुणांक बराबर 1 में LRR बताया था ना, 1 में 20% और 1 में 20% का मतलब 100/20 यानी कि कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब साख निर्माण मतलब साख निकालने के लिए क्या हो गया, नगद जमा इंटू गुणांक, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5000। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। अगर फिर भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाउट के अपने कमेंट करना, फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यहां तक समझ में आया? चलो फिर, अगर इसी क्वेश्चन को बैंक इस तरह भी दे सकता है, सॉरी पेपर में इस तरह भी आ सकता है, क्या, व्यापारिक बैंक के साख सृजन की विधि की व्याख्या करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्यापारिक बैंक के मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करो, तो आपको कंप्लीट आंसर यहां से लेके यहां तक ऐसे करना है। क्लियर? आगे देखो, व्यापारिक बैंक के साख सृजन